हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, और ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो एस ब्लॉक है उसमें दो ग्रुप आते हैं। ठीक है, आपको बताइए दो ग्रुप कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है, एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो आवर सारणी में पीरियोडिक टेबल में उसे सबसे लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है। ठीक है, एस मीन्स यहाँ क्या होता है, शार्प। एस मीन्स क्या होता है, शार्प। इट मीन्स देयर इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एलिमेंट। ऑल दी टू ग्रुप्स आर फुलफिल विद दी रिएक्टिव एलिमेंट्स और वी कैन से रिएक्टिव मेटल। इसमें बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, क्रियाशील मेटल इसमें रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम जैसे काफी क्रियाशील मेटल हैं, क्रियाशील रिएक्टिव मेटल है, जिनकी जो रिएक्शन होती है वो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ठीक है, हाई उनकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनकी होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कौन कौन से, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में कौन से एलिमेंट को रखा गया है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ये हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, अनिश्चित है, ये हमें पता ही है। बाकी सारे जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो क्या कह सकते हैं अपन, क्षारीय मृदा, क्षार धातु ये कह सकते हैं, एल्कली मेटल, क्षार धातु, और वी कैन से एल्कली मेटल। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें, लिथियम का 3, 11, वही 8, 8, 18, 18, 32 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर 19 के बाद 18 ऐड कर दीजिए, 37, 37 के बाद फिर 18 ऐड कर दीजिए, 55, और फिर 32 ऐड कर दीजिए, 87। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्षार धातु, एल्कली मेटल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात आ रही है कि ये एल्कली मेटल क्यों कहलाते हैं, क्षार धातु क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो मेटल हैं इनकी जो एक्वस जो सॉल्यूशन है या वाटर में जब ये डिजोल्व होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब क्षारीय विलयन ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एल्कली मेटल कहते हैं। और ये हो गया ग्रुप फर्स्ट। सेकंड ग्रुप कौन सा है, एल्कली अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगिए कार, स्कूटर, बाप, लोहे। ठीक है, ये हो गया 4, ये 12, ये 20, 38, 56 एंड 88। और इसे कैसे रन करते हैं पता ही है, कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, लीना की रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इस तरीके से अपन इसे रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, सिंबल हो गया, और इनके नाम मैंने आपको बता दिए। नेम की जो स्पेलिंग है वो आप एनसीईआरटी में देखकर उसे भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कई बार हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसे एक बार स्पेल मिलाकर आप उसका प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद जो है अपन एक एक सीरीज को पढ़ेंगे, ग्रुप फर्स्ट को और ग्रुप सेकंड को फिर अलग पढ़ेंगे। पहले इसके करेक्टर ग्रुप फर्स्ट के, देन ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड की अगर बात करें तो इसे एल्कली अर्थ मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कली अर्थ मेटल भी इसे कहा जाता है।
ठीक है। अब सेकंड क्या है इसका एटॉमिक नंबर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे यहाँ आ गया अपने पास हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, इनर्ट गैस। हीलियम होता है 2 नंबर पे, और बेटा 1:2s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. That is the electronic configuration of outermost shell. 2s1 यहाँ लिख सकते हैं अपन, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसके जो बाकी जो इसके पीछे के जो कंप्लीटली क्या होंगे, फिल होंगे ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, परमाणु तथा आयोनिक त्रिज्या। ठीक है, इसे लिखा रहने देते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से अपने को क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक त्रिज्या। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। और टॉप टू बॉटम जाने पे किसी भी ग्रुप में, ठीक है, किसी भी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि इसमें होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जो ये क्षारीय धातु है, एल्कली मेटल है, वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इसका एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, एटॉमिक साइज इसका क्या होगा, बड़ा होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आप देख रहे हो नए जो शेल है ना वो ऐड होते जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से नए शेल ऐड हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जब नए शेल ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियस इफेक्ट कम होता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और इसकी जो आकार है, एटॉमिक जो साइज है, वो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सभी को पता है लगभग, क्योंकि ये कई बार अपन कर चुके हैं। तो अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि इनका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा और अपने आवर्त में। ठीक है, दूसरी बात, लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पर इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब और दूसरी बात, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एस बिलो में शील्डिंग इफेक्ट की चर्चा वैसे अभी इस टाइम में कम करते हैं, लेकिन अपन ने देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एटॉमिक रेडियाई में, परमाणु त्रिज्या में। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट घटता है तो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। परिरक्षण प्रभाव की अपन बात कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट की। ठीक है, तो इनर शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस इफेक्ट को कम करते हैं और आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसीलिए क्या होती है, उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन एल्कली मेटल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस। क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा कोई खास है नहीं, एक्सेप्शन आएंगे तब उसको अपन और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। अब आयनन एंथैल्पी की अगर बात करें तो आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, पहले उसे भी समझना जरूरी है। वैसे चैप्टर 3 में जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर था उसमें अच्छे से मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्टर मैंने बता दिए थे। फिर भी मैं आपको यहाँ रिवाइज करता हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन
एंथैल्पी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम, ठीक है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, कई फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ अभी ये बात ध्यान रखनी है कि जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और जितना न्यूक्लियस इफेक्ट कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ढीला बंधेगा, किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। टाइटली बॉन्डेड नहीं होगा, फिर वो ढीला बंधा होगा, ठीक है ना। उस पर अट्रैक्शन क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो जैसे ये एक न्यूक्लियस ले लिया किसी एटम का, और ये साइज क्या है, इस एटम का छोटा है, और ये न्यूक्लियस किसी एटम का, और इस एटम का साइज क्या है, काफी बड़ा है। ये न्यूक्लियस इफेक्ट में ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस आसानी से इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर। तो अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकलेगा, और आसानी से निकलेगा इट मीन्स हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसे निकालने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी भी अपनी क्या होगी बेटा, कम होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें एल्किली मेटल की, तो ये लेफ्ट हैंड पे होता है बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, तो एटॉमिक साइज इनका क्या होगा, बड़ा होगा, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये अपने आवर्त में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है, ठीक है। दूसरी बात, टॉप टू बॉटम अगर अपन जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इफेक्ट होगी, तो टॉप टू बॉटम अपन जाते हैं इनमें, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होगी, क्योंकि कोई साइज बढ़ रहा है और शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, जिससे जो न्यूक्लियस इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम नीचे जाने पर लगेगा। देखिए ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे ये इनका क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस वेट क्या होगा, कम होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है जल योजन एंथैल्पी, जल योजन हाइड्रेशन एंथैल्पी या जल योजन एंथैल्पी, जिसकी अपन बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 4 में, शायद अपन ने इसकी परिभाषा भी सब कुछ कवर किया था, ठीक है। अब जल योजन एंथैल्पी कैसे इफेक्ट करेगी, यहाँ ग्रुप में कैसे इफेक्ट होगी, वो अपने को देखना है। तो जल योजन एंथैल्पी क्या होती है, जो आयन होते हैं Li प्लस Na+, तो आयनिक जो साइज होता है वो बढ़ने पर जल योजन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो जल योजन एंथैल्पी जितनी कम होती जाती है, किसी आयन की जल योजन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही आसानी से क्या होता है, जल योजित होता है। जैसे लिथियम की जल योजन एंथैल्पी क्या है, कम होती है। लिथियम की जो जल योजन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी, लिथियम की जो जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, वो आयन उतना ही ज्यादा जल योजित होगा, हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। तो लिथियम का जो एलिमेंट, सॉरी सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है LiCl2S2। तो जो जल योजन एंथैल्पी का क्रम होगा वो आयनिक साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Fr प्लस, ये इसका क्या होगा, साइज के बारे में अपन इसको के अकॉर्डिंग इसे बता सकते हैं। तो आयनिक साइज इंक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है ना। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखिए।
आयनिक साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम इसमें होती जाएगी। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो एल्किली मेटल होते हैं, क्षार धातुएं होते हैं, वो हल्की होती है, नरम होती हैं। ठीक है, और उनमें एक लस्टर होता है चांदी की जैसे, वो उनकी शाइनिंग, उनकी सरफेस होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते, एक ही अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम जो होते हैं वो ऑक्सीकारक ज्वाला को, ठीक है, मतलब अगर उसे जलाते हैं फायर में और तो उसका क्या होता है, अलग अलग कलर वो शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक ज्वाला में ठीक है, तो जो लिथियम है वो क्रीमीजी लाल कलर का होता है, रेड, एकदम क्रीमीजी लाल, क्रीमीजी लाल कह सकते हैं लिथियम। सोडियम, सोडियम जो कलर देता है वो क्या है, येलो कलर होगा। ठीक है, और पोटेशियम वायलेट कलर, पोटेशियम का कलर कैसा होता है, वायलेट। रूबिडियम, ठीक है, रूबिडियम का कलर कैसा होता है, ऑक्सीकारक ज्वाला को जो कलर देता है वो होता है लाल बैंगनी, रेड वायलेट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सीजियम होता है ब्लू, ब्लू। ठीक है, इसके बेस पर अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में। अब ये जो कलर अलग अलग कलर दे रहे हैं वो रीजन क्या है इनका, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT में पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वही लगभग इनका रीजन होगा। होता क्या है कि जब इन्हें ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाते हैं, ठीक है, मतलब इन्हें जब हीट करते हैं तो इनमें जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अब ये जैसे ही एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, विजिबल रीजन में एनर्जी गेन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन है तटस्थ अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ ये एनर्जी को गेन करके क्या करेगा, एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर क्या चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा यहाँ। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या हो गई, ये मान लीजिए इसकी एक्साइटेड स्टेट इसकी इलेक्ट्रॉन की हो गई। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट जो है इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है यहाँ बहुत ज़्यादा, ये अनस्टेबल स्टेट में इसमें, और ये क्या चाहता है कि वापस क्या अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाए। जैसे ये बाउंस बैक होगा स्टेबल स्टेट में, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, जो एनर्जी इसके पास है एक्स्ट्रा उसे क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जब ये वापस नीचे आता है तो ये एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। तो जहाँ तटस्थ अवस्था में जो ग्राउंड स्टेट में जो कलर इसने एब्जॉर्व किया था, तो ऊपर से वापस स्टेबल स्टेट में आते टाइम उस कलर का क्या है, पूरक रंग, जो सप्लीमेंट्री कलर होगा वो पूरक रंग ये क्या करेगा, इमिट करेगा। समझ में आ रही है बात, तो वो कलर हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कलरफुल कंपाउंड है तो उसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, जरूरी है। अब वो कौन सा कलर एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, किस लेंथ वेवलेंथ की वो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है, और फिर कौन सा कलर वो इमिट कर रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं ये कलर जो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने आज जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर, सिंबल, ठीक है, दोनों ग्रुप के उसमें जो एलिमेंट है उसके नाम, उनके सिंबल, फिर उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और फिर एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब अपन ने इसमें क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए अच्छे से, इनके क्या यूजेज है वो स्टार्टिंग में भी लिख रहा है। और आपने देखा अगर अपन बात करें पोटेशियम सोडियम की तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सोडियम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेशियम तो यूज़ ही नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। सोडियम को फिर भी लैब में यूज़ में किया जाता है कुछ एलिमेंट्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वहाँ जो सोडियम है उसे भी किसमें, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये सोडियम क्या करता है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नमी से जो मॉइस्चर से रिएक्शन करके ये क्या कर लेता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। ठीक है, तो सोडियम पर यदि अपन पानी डालते हैं मान लीजिए तो बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी और वो फायर कैच कर सकता है, आग पकड़ सकता है। तो केयरफुली लैब में भी हमें वर्क करना है। सोडियम आपको दिया जाता है लेसाने विलयन बनाने के लिए, नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के लिए, तो वहाँ आपको केयरफुली इसे यूज़ में लेना है। ठीक है, और भी कई केमिकल्स होते हैं जो लैब में आपको अच्छे से यूज़ में लेने होते हैं। ठीक है, तो एज ब्लॉक आज अपन ने स्टार्ट करा, उसका इंट्रोड्यूसिंग पार्ट अपन ने कंप्लीट किया, उससे आप रिवाइज कीजिए। और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा मैटर जो है उसका समझ में आएगा। काफ़ी टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं और नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी अभी पढ़ाया वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखते हैं तो आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप धीरे धीरे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी सोर्स से आप उसे कवर कीजिए। लास्ट ईयर के पेपर्स आपके पास हैं या डाउनलोड उन्हें कर सकते हैं, या जो भी किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन उन्हें बुक के माध्यम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी मिल चुका है इन दिनों। ठीक है, उस टाइम का यूटिलाइज करते हुए इन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए उसे अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे और जो और भी जो क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनके भी क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स।